तो अब दूसरा पार्ट डाल लीजिए, डाइजेशन ऑफ फूड। ये सेकंड पार्ट है। पहला हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सॉल्ट एंड मिनरल्स करा दिए हैं, वाटर्स करने की जरूरत है नहीं, है ना। अब इसका क्या करेंगे, जो फूड हमने खाया उसका हम क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। अब सिंपल सी प्रोसेस समझिए कि है क्या डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, हमने जो फूड लिया है, हमने जो फूड लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन हैं, सॉल्ट एंड मिनरल्स हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हमको डाइजेशन किस चीज़ का करना है। डाइजेशन सिर्फ करना है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। डाइजेशन सिर्फ करना है प्रोटीन का। और डाइजेशन सिर्फ करना है फैट का, ठीक है। बाकी न तो विटामिन को डाइजेस्ट करना है, ना सॉल्ट एंड मिनरल्स को डाइजेस्ट करना है, कि ये तो सब जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ब्लड में सॉल्युबल हो जाएंगे ये, तो इनको तो डाइजेस्ट नहीं करना। डाइजेस्ट हमको करना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फिर से ध्यान रखना इस बात को, हमको डाइजेस्ट सिर्फ किसको करना है, कार्बो करने हैं डाइजेस्ट, हमको प्रोटीन करनी है और फैट डाइजेस्ट करना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें डाइजेस्ट करनी है। इसके लिए बॉडी में एक पूरा प्रोसेस होती है, पूरा एक ट्रैक होता है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है डाइजेशन, वो समझेंगे। देखो, जो हम फूड लिया, सपोज दैट आपके सामने एक थाली रखी हुई है, आपने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और एक आपकी मटर पनीर की सब्जी रखी है, आपने मटर पनीर थोड़ी सी लगाई है, जो भी आपको अच्छी लगे सोच लो मन में, ठीक है। वो सब्जी लगाई आपने और फिर उसके बाद आपने अपने माउथ में उसको ले गए, ठीक है। इतना भी मत सोचो, इतना आँख बंद करके सोचने, हल्का सोचो, पूरी दावत ही निपटा दी होगी तुमने इतनी देर में। तो आपने वो जो फूड रखा है माउथ में, वो कैसा है इस समय, वो फूड होता है कॉम्प्लेक्स। समझना बेटा, वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। अब तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आपको किसी को शिकायत नहीं, क्योंकि आपने कही कि थोड़ा हिंदी में नहीं लिखते हो, हिंदी में अब तो मैं प्रॉपर हिंदी में भी लिखने लगा हूँ। समझ में आ रहा है, ठीक है, अब आ रहा है समझ में। जटिल, जटिल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चीज़, ठीक। तो जो फूड है, मेरी बात समझना, यहाँ से ही आपकी कहानी आगे बनेगी, तभी आप समझ पाओगे इधर, इसलिए ध्यान दीजिए। जो फूड है इस समय आपका थाली में जो रखा हुआ, वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है यानी वाटर इनसॉल्युबल, या किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है। रोटी को पानी में ऐसे डाल दो, घुल जाएगी क्या, नहीं हो जाएगी ना, तो इनसॉल्युबल है इस समय। कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात क्या है, इनसॉल्युबल है। तीसरी है इनडिफ्यूजेबल है, इनडिफ्यूजेबल है, इनडिफ्यूजेबल है। हिंदी में इसको कॉम्प्लेक्स को जटिल बोलेंगे, इनसॉल्युबल को अघुलनशील बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, अघुलनशील। और इनडिफ्यूजेबल को बोलेंगे अविसरणशील, अविसरणशील। थोड़ा सा बता दें अविसरणशील का मतलब क्या है। डिफ्यूज का मतलब होता है कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, जैसे हमारी हर सेल जो है, वो जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल होती है ना। सेमी परमेबल का मतलब कुछ चीज़ों को इधर से उधर जाने देगी, सभी चीज़ों को नहीं जाने देगी, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इधर से उधर कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल्स जब जाए तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो ये इनडिफ्यूजेबल है। इनडिफ्यूजेबल है इसका मतलब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफ्यूज होकर सेल के इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, है ना। तो जो हमारा फूड है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, इनसॉल्युबल है और इनडिफ्यूजेबल है, ठीक। अब इस फूड को हम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में एक ट्रैक्ट है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री केनाल। उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री केनाल। हिंदी में बोलेंगे आहार नाल में, इसमें आहार नाल। हमारे बॉडी में एक ट्रैक्ट है जिसको हम कहेंगे एलिमेंट्री केनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलेंगे उसको, ठीक है, जिसमें डाइजेशन होना है। वो माउथ से स्टार्ट हो रहे, एक पतली पाइपलाइन सी है, नली सी है, जो कहीं मोटी है कहीं पतली है, लेकिन वो पूरी पाइपलाइन है, ठीक है। तो उसमें फूड जाएगा, है ना। तो वो जो ट्रैक्ट है उसको हम कहेंगे आहार नाल। अब उस आहार नाल की जो दीवार है, आहार नाल की जो वॉल है, उस वॉल में जैसे मान लीजिए ये ट्रैक्ट है, इस ट्रैक्ट की ये वॉल है,
इस वॉल से कुछ केमिकल्स जो हैं इस ल्यूमन में, इस कैविटी में छोड़ दिए जाते हैं। उन केमिकल्स को हम कहते हैं एंजाइम्स। क्या कहते हैं उनको हम? एंजाइम्स। उन एंजाइम से क्या होगा कि आहार नाल में इन एंजाइम की सहायता से इस कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल और इनडिफ्यूजिबल फूड को सिंपल, सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स थे और ये माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इस फॉर्म में फूड आ जाएगा तो इसे इजीली जो है उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड वेसल्स में खींच लिया जाएगा और ब्लड के जरिए जहां भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वहां पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को शॉर्ट में हमने बता दिया क्या है ये प्रोसेस। यही है आपकी डाइजेशन, इसी को हम कहेंगे क्या? डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल और इनडिफ्यूजिबल फूड को आहार नाल के अंदर एंजाइमों की सहायता से सॉल्युबल, सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की क्रिया जो है वो क्या है? डाइजेशन है। ठीक है, हिंदी में फिर से समझो। जटिल, अघुलनशील और अविसरणशील भोजन को आहार नाल के अंदर एंजाइमों की सहायता से सरल, घुलनशील और विसरणशील अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया पाचन है। ठीक है, डाइजेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? पाचन है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए हमको एक चाहिए क्या? आहार नाल। ठीक है, दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट क्या है? एंजाइम्स। दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम जब डाइजेशन करेंगे फूड का, तो हमको क्या समझना होगा? सबसे पहले तो एलिमेंट्री केनाल के बारे में समझना होगा, यानी आहार नाल के बारे में समझना होगा। और दूसरी चीज हमको क्या समझनी होगी यहाँ पर? जो एंजाइम्स हैं उनके, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आप जो पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, आज हम शुरू क्या कर रहे हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मानव का जो पाचन तंत्र है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या जानना है कि व्हाट इज डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन, इन पाचन क्या है। सबसे पहले ये चीज़ जाननी हमको कि पाचन क्या है। तो पाचन के बारे में सबको हमको क्या हमने अभी आपको समझाया, हिंदी में क्या कह सकते हैं हम कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल, अघुलनशील, अविसरणशील भोजन को आहार नाल में एंजाइमों की सहायता से सरल, घुलनशील एवं विसरणशील अवस्था में बदला जाता है। ठीक है, विसरणशील अवस्था में बदला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो हमने लिखा डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड is converted into simple, soluble and diffusible food with the help of enzymes in the alimentary canal। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, जो हमारा इनसॉल्युबल फूड है, जो हमारा इनडिफ्यूजिबल, नॉन डिफ्यूजिबल फूड है, उसको हम सिंपल, सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल फूड में कन्वर्ट करेंगे। कहाँ पर करेंगे हम? एलिमेंट्री केनाल में करेंगे। किसकी मदद से करेंगे? एंजाइमों की मदद से करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गई आपको कि पाचन क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात कि पाचन जो है हमारा, इसके लिए हमको किस किस चीज की जरूरत थी। तो मैंने अभी बताया था आपको एलिमेंट्री केनाल की जरूरत थी, और दूसरा हमने कहा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो एंजाइम्स निकलते हैं वो जिन ग्लैंड से निकलते हैं उनको हम कहेंगे क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमको दो चीज चाहिए। एक चीज चाहिए क्या? एलिमेंट्री केनाल, जिसमें डाइजेशन होना है, यानी कि जो फैक्ट्री जिसमें हमको गेहूं से आटा बनाना है, ठीक है, तो वो हमको फ्लोर मिल, एक वो फैक्ट्री चाहिए। और उस फैक्ट्री में जिन चीज़ों का हम यूज करेंगे गेहूं को आटा बनाने के लिए, ठीक है, वो हमको सॉल्यूशन या वो हमको चीज़ें और चाहिए। तो पहली चीज़ तो एलिमेंट्री केनाल, जिसमें डाइजेशन होगा, और किसकी मदद से होगा? डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से होगा। जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो सेक्रीट कहाँ से होंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड से, यानी पाचक ग्रंथियाँ। इनको हम क्या बोलेंगे? पाचक ग्रंथियाँ। ये हैं पाचक ग्रंथियाँ, और ये क्या है? ये है आहार नाल। एलिमेंट्री केनाल का मतलब आहार नाल। इसको एलिमेंट्री केनाल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, बात एक ही होगी। अब थोड़ा सा समझिए, ये रंग बिरंगा आपको अच्छा तो लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जो भी हमारा एलिमेंट्री केनाल यानी आहार नाल है,
जो भी हमारी एलिमेंट्री केनाल यानी आहार नाल है, उसकी स्टार्टिंग होती है माउथ से। सबसे फर्स्ट ओपनिंग जो है वो क्या है, माउथ है। ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग जो है वो माउथ है। और माउथ के बाद माउथ के बाद ये जो पाइपलाइन या जो ट्रैक्ट है, ये कहलाती है आपकी गर्दन वाले हिस्से को कहते हैं फेरिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स हिंदी में शायद इसको कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद फिर ये थोरेक्स रीजन में आती है ट्रैक्ट, है ना। इसको कहते हैं इसोफेगस, इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस, इसको हम बोलते हैं हिंदी में ग्रास नली। इसके बाद फिर क्या आता है, स्टमक। फिर क्या आ जाएगा आपका, स्टमक। ऐसे करके फूला हुआ हिस्सा क्या है, स्टमक है। इसको हम स्टमक को बोलेंगे आमाशय। क्या कहते हैं इसको हम, आमाशय, या फिर हम कह देते हैं इसको पेट। ठीक। अब आमाशय के बाद फिर क्या होता है कि ये जो ट्रैक्ट है ये पतली एक ट्यूबुलर ट्यूब में कन्वर्ट होता है। ये ट्यूब जो है ऐसे करके कॉइल्ड रहती है बॉडी के अंदर, और उसके बाद ये ट्यूब जो है वो बड़ी हो जाती है। अब यहां से समझो, ये जो कॉइल्ड ट्यूब है जो लंबाई में ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि छोटी आंत। और ये जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, बड़ी आंत, यानी कि बड़ी आंत। अब छोटी और बड़ी आंत में अंतर समझिए। छोटी आंत लंबाई में तो बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन चौड़ाई में चूंकि ये डायमीटर इसका कम होता है इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन बड़ी आंत की लंबाई जो है वो कम है और छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, 5 से 7 मीटर जो है वो हमारी बॉडी में छोटी आंत होती है। तो आप सोच लीजिए, तो ये जो है वो छोटी आंत है, क्योंकि लंबाई में ज़्यादा है इसलिए क्वेल्ड फॉर्म में पड़ी हुई है ना। इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे इसका कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, कौन सा असेंडिंग ऑर्डर होता है, क्योंकि टच करके पता कर लेते हैं कि छोटी आंत कहाँ पर है, बड़ी आंत कहाँ रखी हुई है पेट में। ठीक है, तो ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। उसके बाद जो हिस्सा आता है सबसे नीचे उसको हम बोलते हैं रेक्टम। इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम। और सबसे नीचे जो आउटर ओपनिंग है वो है एनस। तो ये जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है वो माउथ से लेकर कहाँ तक है, एनस तक है। और रास्ते में कौन कौन से पार्ट पड़े माउथ के बाद, बताओ कौन सा, फेरिंग्स, फिर उसके बाद ओइसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद फिर एनस। ये जो पार्ट है वो हमारे किसके हैं, एलिमेंट्री केनाल के हैं। सिंपल सा समझ में आ गई। एलिमेंट्री केनाल कहाँ से स्टार्ट हुई है, माउथ। एलिमेंट्री केनाल जो है वो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में भी है और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में भी होती है। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स किस में होगी, जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जब मैं ये टर्म बोलूँ तो आप तुरंत फोकस करना कि कहाँ पर हम बोल रहे हैं। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स कौन से होते हैं और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कौन से होते हैं, मैंने समझाया आपको, है ना। तो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जैसे कि आप आर्थ्रोपोडा के ले लेंगे। आर्थ्रोपोड्स में क्या आ जाएंगे, जैसे इंसेक्ट्स आ जाएंगे। इंसेक्ट्स में सपोज दैट आपने इंसेक्ट्स कोई भी एक इंसेक्ट ले लिया, हमने कॉकरोच ले लिया, तो कॉकरोच के अंदर भी क्या होगी, एक एलिमेंट्री केनाल होगी, है ना। कॉकरोच के अंदर भी एक क्या है, एलिमेंट्री केनाल है। अगर हम वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की बात करेंगे तो चाहे फिश हो, चाहे बर्ड्स हों, चाहे रेप्टाइल्स हों, चाहे आपके एम्फीबियंस हों, इन सभी के अंदर एलिमेंट्री केनाल होगी। तो मैमल्स के अंदर भी एलिमेंट्री केनाल होगी, है ना। बस ये है कि इस एलिमेंट्री केनाल में कुछ पार्ट जो हैं वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, लेकिन होगी सब में एक ट्रैक्ट होगा, एक ऐसा रास्ता होगा, एक ऐसी नली है जिसके अंदर भोजन का पाचन होगा। ठीक है, तो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से होती है। ये जो पार्ट है ये क्या है, ओपनिंग इसकी
माउथ है, माउथ से ओपनिंग हुई और वो कहाँ, फेरिंग्स, फेरिंग्स के पास ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस, इतने पार्ट में हमारी डिवाइड होगी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। तो हमको एक एलिमेंट्री केनाल की जरूरत थी जो हमारी बॉडी में पाई जाती है? तो बनाना चाहेंगे, बना ली, ठीक है। नेक्स्ट बात समझिए आप, तो ये एलिमेंट्री केनाल है, इसमें दिखाई गई है कलर्ड फॉर्म में आपको, तो यहाँ से आ गई। कभी कभी आपने देखा है खाना खा रहे होते हैं एकदम ठसा करने लगते हैं तो ठोंक देते पीछे से या कुछ करते हैं, तो होता क्या है वो भी समझ लो। वो भी क्या है कि जो आपको एकदम से ठसा सा आ जाता है ना। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जब ये माउथ, ये फेरिंग्स रीजन में होती है, तो इसी के पैरेलल एक ट्रैक और लगा हुआ है ना, एक ट्रैक और लगा हुआ है जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसका ट्रैकियल सिस्टम जो है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ ट्रैकियल लगा, उस पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ढक्कन जैसा होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। वो क्या करता है कि आपने फूड खाया तो फूड को इस ट्रैक्ट में ना आने देता, गाइड करता रहता है कि जाओ उधर जाओ, तुम्हारा रास्ता अलग है, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, तो गाइड करता रहता। लेकिन आप जल्दबाजी में खा रहे हैं, तो वो गाइड ऐसे ऐसे कर रहा है, और पता चला जल्दबाजी में खा रहे तो हो जाएगा, तो क्या होगा, उसी में चला जाए, है ना, उसी में चला जाएगा ना, तो उसी में चला जाएगा और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई, उसमें तो एयर है ना, तो एयर का प्रेशर भाई, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है, तो वो तो वैसे भी कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके अंदर जो CO2 बाहर आ रही है वो देखेगा क्या रुका, बाहर से धक्का मार देगी, तो आपको आ जाते लग जाता है कि नहीं। तो वो तभी होगा जब आप जल्दी जल्दी खाओगे, तो अक्सर घर वाले कहते हैं आराम से खाओ ना, आराम से खाओ ना, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई आप जल्दी जल्दी खा रहे हो, तो जो ग्लूटेस है हमारा, वो उसका हाथ तुमने दबा के दवाई दिया तो दूसरी तरफ चले जाओगे ना, जबकि रास्ता ये है, आना चाहिए फूड किस रास्ते में, इस तरफ आना चाहिए, और वो आ जाता है इधर, है ना, इधर आ जा, जैसे ही आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है फूड, उसको एकदम से वापस धकेल दिया जाता है ना, तो उसी को हम कहते हैं ठसा लग गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए आराम से खाइए, जहां जगह है वहीं जाने दीजिए उसको, है। तो ये हमारी जो ट्रैक्ट है, ये जो ट्रैक्ट आ रही है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और ये नेजल, नेजल जो है नाक, ठीक है, यहीं से सांस ले रहे हैं ना, तो यहाँ से वो ट्रैक्ट बनकर आया, और ये माउथ से ये माउथ है, तो ये आपकी ट्रैक्ट जो होगी वो क्या होगी आगे चलकर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ, लंग्स में खुलेगी जाकर, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ से ये आई फेरेंक्स, ईसोफेगस, उसके बाद फिर ये स्टमक बन गया, ये जो बन गया ये क्या बन गया आपको, स्टमक। डिफरेंट कलर ले लेते हैं, शायद इसमें और कलर चल जाए, कोई चल सकता है, चलो ये लेके देते हैं। तो ये आपकी ट्रैक्ट आ रही है डाइजेस्टिव, हाँ ये अच्छा लगा। तो यहाँ से आपकी ये ट्रैक्ट है और ये स्टमक है, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, नीचे रेक्टम, एनस, ये बन गया, ठीक। ये पार्ट कौन कौन से, माउथ। अब दूसरी पार्ट दिया क्या, ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी क्या है, ओरल कैविटी है जिसमें आप फूड रखते हैं, ये हिस्सा जो है कैविटी है ना, ये तो ये कहलाती है ओरल कैविटी। इसी ओरल कैविटी का नाम है वक्कल कैविटी, वक्कल कैविटी। इसको हम वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, वेस्टिब्यूल। हिंदी में इसको कहते हैं मुख गुहा, हिंदी में इसको कहते हैं क्या, मुख गुहा। माउथ समझ में आ गया, मुख गुहा यानी वक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या वेस्टिब्यूल, कुछ भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद फेरिंग्स मैंने आपको बताया, फेरिंग्स को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स के बाद फिर हमने आपको ओइसोफेगस बताया, ओइसोफेगस को हम क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको स्टमक बताया, स्टमक को हम क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। स्टमक के बाद फिर हमने क्या बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत के बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद फिर एनस, ठीक है। तो ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट थे। जो कुछ प्रोसेस होनी है डाइजेशन की, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, वो इसी ट्रैक्ट के अंदर करना है, ठीक है। शुरुआत से चलेंगे, कहाँ से कहाँ हमको चलना है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझ में आ गई कि नहीं हमारी, यानी एलिमेंट्री केनाल। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात की हमने, तो पहली आई आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स। पहली क्या आ गई आपकी,
हाँ, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं इसमें सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं समझ लो पहले। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारी माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी, जिसको और क्या आप कह सकते हैं, वक्कल कैविटी, है ना, वक्कल कैविटी। तो जो ओरल कैविटी, कुछ भी कह सकते हैं, ओरल कैविटी, ये जो ओरल कैविटी है उसमें होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। अब कहाँ होती, पोजीशन समझिए। एक सलाइवरी ग्लैंड होती है कान के नीचे इधर, और एक इधर, तो वन पेयर हो गई, वन पेयर हो गई। एक सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारी जो टंग है और टीथ है उसके बीच में, ठीक है, वन पेयर। तो कितने पेयर हो गई अब, टू पेयर। और एक होती है जो लिप्स हैं और टीथ, जो लोग टोबैको वगैरह खाते हैं वो जानते हो जहाँ दबाते हैं इससे, है ना, तो वो इससे जहाँ वो दबाते हैं वो एग्जैक्ट पोजीशन है सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवा निकलेगा फिर टोबैको मिलेगा, फिर उसका हम मजा आएगा, है ना। तो वो बिना सलाइवा के टोबैको क्या होगा, पत्थर लगा, पत्थर से कोई फायदा है, जब तक उसमें सलाइवा नहीं मिलेगा, उसका जूस नहीं बनेगा बढ़िया, तब तक उन्हें आनंद नहीं आएगा। तो वो जो पोर्शन है, वो जो पोर्शन होते हैं वो पोर्शन क्या, सलाइवरी ग्लैंड के जगह हैं। तो ह्यूमन बॉडी में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ध्यान रखना आप, कितने पेयर होंगी, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होंगी हमारे। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं इनसे सेक्रीट होगा एक जूस, उसको बोलेंगे सलाइवा। उसको हम क्या कहेंगे, सलाइवा यानी लार, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सलाइवा यानी लार बोलेंगे। और लार में क्या होते हैं, लार में ही प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। लार में ही प्रेजेंट हैं क्या, एंजाइम, जिनकी हमको जरूरत थी, क्योंकि एंजाइम से ही तो हमें फूड का डाइजेशन करना है। बाद की बात आगे करेंगे चलकर, कौन सा एंजाइम होता है, कहाँ पाई जाती है, कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है, ये हम पढ़ेंगे तब। अभी समझ लो सिर्फ इतना, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर हैं, माउथ में है, माउथ कैविटी में है। कितने पेयर होती हैं, 3 पेयर होती हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको। तो अब फूड कहाँ पहुँच गया, स्टमक में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन डाइजेशन जो है आपका स्टमक में ही होना है। जो स्टमक है हमारा, उसकी जो वॉल है, उस वॉल में ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, आप ग्लैंड्स समझो, ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स क्या होती हैं। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहली ग्लैंड्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं हम, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन का मतलब होता है बाह्य स्रावी ग्रंथियां। दूसरी होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और तीसरी होती हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है मिश्रित ग्रंथियां। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये डक्टेड ग्लैंड हैं। डक्टेड का मतलब है कोई ग्लैंड है, ग्लैंडुलर पार्ट कैसा होता है, सेल जब सॉइल कर जाती है, फूल जाती है, उसके अंदर कोई केमिकल्स बनने लगते हैं तो उसे ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये एक ऐसी ग्लैंड है जिस ग्लैंड में एक ट्रैक डक्ट लगी हुई है, ठीक है। ये ग्लैंड है और ग्लैंड में क्या लगी हुई है, डक्ट लगी हुई है। तो डक्ट अगर लगी हुई है तो ये क्या करेगी कि सीधे जो टारगेट ऑर्गन है उस टारगेट ऑर्गन तक ये डक्ट चलकर जाती है, और जो भी इससे बन रहा है एंजाइम वो वहां पर सेक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टेड ग्लैंड हैं। वो कैसी हैं, डक्टेड ग्लैंड्स हैं, ठीक है, डक्टेड ग्लैंड्स हैं, यानी कि इनके अंदर नालिका पाई जाती है, तो नालिका युक्त होती हैं। और इनसे जो सेक्रीट होता है वो एंजाइम्स निकलते हैं। इनसे क्या निकलते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये डक्टलेस हैं, ठीक है। इनसे जो भी सेक्रीशन होगा वो सीधे किस में पहुंच जाएगा, ब्लड में पहुंच जाएगा, ठीक है, सीधे ब्लड में पहुंच जाएगा। तो ये जो ग्लैंड हैं ये डक्टलेस हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर क्या होता है, ये डक्टेड होती हैं, ये डक्टलेस होती हैं। इनसे जो भी सेक्रीशन हो रहा है वो एक डक्ट के जरिए टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, जबकि चूंकि इसमें डक्ट नहीं है तो इसलिए जो भी इसका सेक्रीशन है वो ब्लड में मिला दिया जाता है और ब्लड के जरिए टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो होगा और फ्लो के साथ वो पहुंच जाएगा। इनका जो सेक्रीशन होता है वो हार्मोन्स होते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स का सेक्रीशन करती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो
एंजाइम्स का सेक्रीशन करती हैं। ठीक, अब आ गई मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जो बाई नेचर एक्सोक्राइन भी होती हैं और एंडोक्राइन भी होती हैं, यानी कि ये एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का सेक्रीशन इनसे होगा, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, मिक्स्ड ग्लैंड। बॉडी की एक ही मिक्स्ड ग्लैंड है और उसका नाम है पेनक्रियाज। क्या नाम है उसका, पेनक्रियाज नाम है, यानी कि इसको हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, यानी यही वो ग्लैंड है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावण होता है। एंजाइम भी सेक्रीट होते हैं और हार्मोन्स भी सेक्रीट होते हैं। ठीक है, बाकी एंजाइम सेक्रीट करने वाली ग्लैंड्स अलग होती हैं और हार्मोन सेक्रीट करने वाली ग्लैंड्स अलग होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो भोजन के पाचन में मदद करते हैं और हार्मोन जो होते हैं वो हमारी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया है ना। तो ये ग्लैंड्स जो हैं वो दूसरे टाइप की ग्लैंड्स, हमने क्या कहा कि ग्लैंड्स कहाँ पर पाई जाती हैं, एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ कैविटी में, दूसरी हमारी स्टमक में पाई जाएंगी, है ना, और तीसरी जो ग्लैंड्स हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, स्मॉल